अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंचायती राज सिस्टम का जो पार्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में वो पहला होगा मीनिंग ऑफ पंचायती राज। उसके बाद बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन, इसका कैसा बैकग्राउंड रहा, किस तरह ये यहाँ पे आया, इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा थर्ड थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो फोर्थ में हमारा मिसलेनियस जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मीनिंग ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है कि गांव में हम जो 500 सरपंच को चुनते हैं उसी सिस्टम को हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ताकि ग्रास लेवल तक ग्रास रूट लेवल तक जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारा हो जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं। बहुत से लेवल्स हैं गवर्नमेंट इन इंडिया एट वेरियस लेवल्स, जिसमें हम डिस्कस, जो आपको नज़र आ रहा है हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि कितने लेवल्स हैं। सबसे पहला आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, जिस तरह पंजाब स्टेट है, जिस तरह राजस्थान है, बहुत सारी हैं। लोकल गवर्नमेंट की बात करें, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है म्यूनिसिपैलिटी, एक आता है पंचायत। अब जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल आता है, नगर पंचायत आता है। पंचायत के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आता है, इंटरमीडिएट पंचायत आता है, विलेज पंचायत आता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आपको पता ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इंटरमीडिएट जो होता है ये होता है ब्लॉक लेवल तक। और विलेज पंचायत तो अब तो जानते हैं वो अपने गांव लेवल तक जो होता है पंचायत, उसको हम बोलते हैं विलेज पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट पंचायत किसको बोलते हैं हम? जो ब्लॉक लेवल पे होती है। मीनिंग ऑफ पंचायती राज देखो, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशनड इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से शेड्यूल में यहाँ पे जिक्र किया गया है इसका पंचायती राज का, वो है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर हम मैं देने जा रहा हूँ ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखो, इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है आर एस्टेब्लिश इन ऑल स्टेट बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। देखो, इसमें ये चीज़ होती है कि जो पंचायती राज है इसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। किस पे? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसको कौन एस्टेब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। अगर हम पंचायती राज सिस्टम को देखें तो ये देखो, ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है ना। अब देखो ये इंडिया आ गया। सबसे पहले ये जो है ये आ गई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ये माउंटेनियस रेंज है। उसके बाद जो गुजरात है, राजस्थान है, ये डेजर्ट एरिया है। जो गोवा है, जो बॉम्बे है, ये कोस्टल एरिया है। और जो यहाँ पे हैं ये जो यूपी वगैरह ये वो प्लेन्स एरिया हैं, ठीक है ना। तो देखिए मसला ये है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग रहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी है। जम्मू के अंदर हिंदू रहते हैं, ज़रा हिंदू मेजॉरिटी है, वहाँ पे डोगरी करते हैं। देखो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें वहाँ पे जो लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं। हर स्टेट, हर यूटी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं। हर स्टेट की डेमोग्राफी अलग है, ठीक है ना। तो इसका हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है पूरे हिंदुस्तान को। अब पूरा हिंदुस्तान है, इसकी जो हमें एक चीज़ है वो हमें करना पड़ता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पावर को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक की अपनी नीड्स होती हैं, वह कहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए, तो ये ताकि हर एक को अपना क्या नाम इसका अपना अपना बात करने का हक़ मिल जाए, अपने काम करने का हक़ मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पावर को डिवाइड करते हैं। तो जो पावर को डिवाइड करना होता है इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना।
क्या कहते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी कुछ डेमोग्राफी है, अपनी कुछ चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेंगी, मोटेनियस रेंज है, हर स्टेट को अपनी अपनी, जैसे ये गुजरात है, राजस्थान है, इसको अपनी चीज़ें, इसको अपनी ज़रूरतें पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिवाइड करते हैं, ताकि हर एक स्टेट तक, हर एक यूटी तक उनका हक पहुंच सके, ठीक है ना। और इसीलिए पंचायत की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जब पावर डिवाइड होगा तो पंचायत की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ती जाएंगी, ग्रास रूट लेवल तक काम हमारे होंगे। अब कमेटी की बात करते हैं। जो कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है, जीवे के राव कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है, ये तमाम इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी की। इसको जो हेडेड किसने किया था, BR मेहता ने 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी को हेड किया था BR मेहता ने 1957 को। इट रिकमेंडेड दैट डिसीजन मेकिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। इसने क्या कहा था, बलवंत राय ने कहा था कि ग्रास रूट लेवल तक डिसीजन मेकिंग को पहुंचाना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसकी क्या है कि विलेज का बंदा भी पार्ट ले सके, हर गांव का हर एक को हक है कि उसकी बात को आगे रखा जाए, वो उसकी डिसीजन बना सके, ठीक है ना। इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ शुड बी एस्टेब्लिश्ड विच केम टू बी नोन एज पंचायती राज, और इलेक्टेड बॉडी भी बनाए जाएँ, तो इसको हम कहते हैं पंचायती राज। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है कि इसका जो क्वेश्चन बनता है, ये कितने टायर सिस्टम था, ठीक है ना। ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम था, ठीक है ना। पहला ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है कि विलेज लेवल तक जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा होता है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल तक होता है। फिर होता है ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ PRI इन इंडिया है। तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िला परिषद, ब्लॉक लेवल, पंचायती समिति, विलेज लेवल, ग्राम पंचायत, ये सब हमने क्या बनाया है, इसको एक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर को देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो 3 टायर पे दी थी, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। चेयरमैन कौन होगा, ज़िला परिषद का, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। यहाँ पे तो क्या सरपंच कहते हैं या कोई भी बोलते हैं पूरे पावर सरपंच को है, लेकिन सरपंच को ये नहीं पता है कि जो सरपंच के जो चेयरमैन है वो कौन है। वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिप्टी कमिश्नर। जो पंचायती समिति है उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो ज़िला परिषद है वो सुपरवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है ना। पंचायती समिति में एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और ज़िला परिषद के अंदर सुपरवाइजरी बॉडी होती है। और चेयरमैन कौन होता है ज़िला परिषद का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर। जिस तरह हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें तो कौन है, अंशुल गर्ज, ठीक है। श्रीनगर की बात करें तो कौन है, शायद चौधरी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये जो DC होते हैं ये होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पहली स्टेट कौन सी थी जहाँ पे पंचायती राज एस्टेब्लिश हुआ। याद रखना, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के अंदर है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो पंचायत जहाँ पे क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ अक्टूबर 2, 1959, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन सब ने किया। देखो तो सब ने आहिस्ता आहिस्ता किया, लेकिन इसमें यूनिनिमिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप देख सकते हो नो यूनिनिमिटी। क्यों? राजस्थान ने अडॉप्ट किया 3 टायर सिस्टम, तमिलनाडु ने किया 2 टायर सिस्टम और वेस्ट बंगाल ने किया 4 टायर सिस्टम। तो इससे क्या हुआ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने कौन सा किया था अडॉप्ट 3 टायर सिस्टम, तमिलनाडु ने कौन सा किया था 2 टायर सिस्टम, वेस्ट बंगाल ने कौन सा किया था 4 टायर सिस्टम। अब देखो इसमें ये हुआ कि हर एक का अलग अलग इन्होंने कर दिया, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो दैट इज़ वाई जो ये है ये सक्सेस नहीं हो पाया। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अशोक मेहता कमेटी। अब अशोक मेहता कमेटी इन 1978 इट गिव 132 रिकमेंडेशन टू रिव्यू PRI। देखिए 132 रिकमेंडेशन दी थी अशोक मेहता कमेटी ने। कितनी? 132 टू रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए।
अब इसमें हम पहली इसकी जो रिकमेंडेशन है वो देखते हैं। पहली रिकमेंडेशन इसने क्या बोला था कि टू टायर सिस्टम में पहला जो था वो था ज़िला परिषद जो था ये एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो दूसरा है मंडल पंचायत आपको थोड़ा बताएं मंडल पंचायत क्या होता है। जो मंडल पंचायत है ये एट लेवल लोअर देन डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा कम होता है। इसमें ये होता है ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ मंडल पंचायत में क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेज, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 15,000 से 20,000 तक पॉपुलेशन हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं मंडल पंचायत। उसके बाद जो सेकंड रिकमेंडेशन थी, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्शंस। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह हम बात करें बीजेपी है, एनसी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता दल है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो पार्टीज़ हैं, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, जिस तरह हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ठीक है, पीपल कॉन्फ्रेंस है। तो इनका ये कहना है कि इसका पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी तो रिकमेंडेशन थी वो था न्याया पंचायत क्या होता है, यहाँ पर लिखा था न्याया पंचायत एज सेपरेट बॉडी। न्याया पंचायत हम बोलेंगे इसको, समझ लो एक जुडिशरी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे गांव के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इशू हैं, उन इशू को सॉल्व के लिए एक न्याय पंचायत बनाया जाए, जिसमें जिस तरह कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, अपने अपनी जो कोर्टें होती हैं, इस तरह इनका कहना है कि न्याय पंचायत बन जाए। उसके बाद चौथी रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटीज ऑन बेसिक ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो इसमें जो रिज़र्वेशन किसकी, एससी और एसटी की रिज़र्वेशन भी इसमें होनी चाहिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है। जनता गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, नो एक्शन टेकन, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। उसके बाद आई GV राव कमेटी अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1985 में प्लानिंग कमीशन ने GV राव कमेटी को क्या किया था, बनाया था, appointed by Planning Commission in 1985. It came to conclusion that the development process was bureaucratized, resulting in weakening of this system. इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो चुका है ब्यूरोक्रेट्स का, इसी वजह से जो ये है, ये सिस्टम जो है ये वीक हो चुका है। तो ये था इसकी जो सेकंड रिकमेंडेशन थी GV की वीकनेस किसकी वजह से हुआ, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। इसकी जो एक और रिकमेंडेशन है GV राव कमेटी की रिकमेंडेशन, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड एंड ही शुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज़िला परिषद, ठीक है। उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आता जा रहा होगा। तो अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह उसको अलग से लेक्चर में लेके जाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलर इलेक्शन ऑफ PRI। इसके जो एक और रिकमेंडेशन होता है, रेगुलर इलेक्शंस ऑफ PRI समझ गया ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब बात करेंगे हम LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनी थी, इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी। LM सिंघवी कमेटी की क्या थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहला इसका ये है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहला इसका ये था जो LM सिंघवी कमेटी ने दिया 1986 में। उसके बाद क्या था, एस्टैब्लिश न्याया पंचायत फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज। एस्टैब्लिश न्याया पंचायत फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज। न्याया आपको मैंने समझाया था कि जुडिशरी की जो रिलेटेड टर्म है ये न्याया पंचायत, ठीक है ना। तो जहाँ पे कुछ इशू सॉल्व हो जाए, ये कहते हैं बहुत सारे विलेज को मिलाकर एक एस्टैब्लिश किया जाए न्याया पंचायत। ये कौन कह रहा है, LM सिंघवी कमेटी कह रही है, जो 1986 में बनी थी। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है एस्टेब्लिश जुडिशल ट्राइब्यूनल इन ईच स्टेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फंक्शनिंग। एस्टेब्लिश जुडिशल ट्राइब्यूनल इन ईच स्टेट ऑन मैटर रिलेटेड टू फंक्शनिंग। देखो जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट ही की तरह है। अब देखो डिफरेंट क्या है, एक ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है,
जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि सिर्फ इन्वायरमेंटल पर सुनाई देता है, ठीक है ना। बट जो कोर्ट हैं वो किसी भी रिलेटेड इशू पे वो सुनवाई दे सकते हैं। तो यही फ़र्क होता है ट्रिब्यूनल का और कोर्ट में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर